जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। गार्जियंस ऑफ सी जो है कहा जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी को कई बार जो है ओवरलैप करके देखा जाता है, बट दीज आर टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इसका मैंडेट क्या है, इस कौन कौन से ऑपरेशंस में इन्होंने हिस्सा लिया, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब शुरुआत हुई इंडियन कोस्ट गार्ड की, क्यों एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी जब इंडियन नेवी थी। ये सारी चीजें हम समझेंगे। और फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर। बहुत ब्रीफ वीडियो रहेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है एक फोर्स के बारे में जानने के लिए। एक छोटा सा वीडियो। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है आपकी, इट्स इंडियाज मैरीटाइम इन कह लीजिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ये आपका स्टेब्लिश हुआ था 1978। तो बहुत पुरानी फोर्स नहीं है, मतलब मान के चलिए 45-46 ईयर्स आप कह सकते हैं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन अक्टूबर 2024, सो नॉट वेरी फार, 46 ईयर्स। सो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स को ये प्रोटेक्ट करता है। सी बॉर्न, ठीक है जी, 1960s में, ठीक है, देश आजाद होता है। देश आजाद होने के बाद जो है 1960s में ये देखा गया कि सी बॉर्न स्मगलिंग जो है बहुत ज्यादा, खासकर अगर आप 60s और 70s की मूवीज को या इवन 80s की मूवी को भी देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा स्मगलिंग होते हुए देखने को मिलती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस समय पर क्या होता था कि इंडियन नेवी जो है वो असिस्ट करती थी कस्टम डिपार्टमेंट को। सो 1971 में, लाइक जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, उसके बाद कह लीजिए सारी फोर्सेस के बारे में चर्चा हुई कि क्या इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। तो नाग चौधरी कमेटी ने ये आइडेंटिफाई किया कि कोस्टल पेट्रोल फोर्स होनी चाहिए। मतलब नेवी का जो काम है वो स्पेसिफिकली एक्सटर्नल थ्रेट को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, क्योंकि नेवी पर्सनल बहुत ज्यादा कस्टम डिपार्टमेंट के साथ, फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ, स्टेट पुलिस फोर्सेस के साथ बहुत ज्यादा उनका इंटरेक्शन रहता है बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग दिस स्मगलिंग एक्टिविटीज। जो है डेडिकेटेड फोर्स होनी चाहिए इस चीज के लिए। दैट इज हाउ जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में सोचा गया। 1977 में इंटरिम इंडियन कोस्ट गार्ड जो है एस्टेब्लिश की गई विद 2 कॉर्वेट्स एंड 5 पेट्रोल बोट्स। और इवेंचुअली जो है 1978 में एक डेडिकेटेड एक्ट पास किया गया। ठीक है जी, कोस्ट गार्ड एक्ट पास किया गया और फॉर्मली जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को एस्टेब्लिश किया गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि 60s और 70s का जो समय था उसकी जो चैलेंजेस थे उसको ध्यान में रखते हुए ये जो है डेवलप किया गया। मैरीटाइम, अब इसके अगर हम कोर फंक्शंस की बात करें तो मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट है सबसे पहले। पेट्रोल, टेरिटोरियल वाटर्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखो, बेस लाइन से जब हम 12 नॉटिकल माइल तक जाते हैं, ठीक है जी, 12 नॉटिकल माइल तक देखते हैं, तो वो होता है आपका टेरिटोरियल वाटर्स, जो कि प्रैक्टिकली आपकी ही टेरिटरी माना जाता है। मतलब किसी देश की टेरिटरी माना जाता है, उसका वाटर, उसका एयर स्पेस आपका ही होता है। एक्सेप्शन उसमें सिर्फ एक है, इनोसेंट पैसेज की। उसके अगला 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, या कहें तो बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक होता है आपका कॉन्टिगुअस जोन। ठीक है, कॉन्टिगुअस जोन। और उसके बाद 176 नॉटिकल माइल या बेस से कहें तो 200 नॉटिकल माइल जो होता है आपका, वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके बाद होता है आपका हाई सीज, जिसमें किसी भी देश का कोई कंट्रोल नहीं है। ये कहता है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। तो इसका जो मकसद है, जो ये 12 नॉटिकल माइल है, ठीक है, इसमें पेट्रोलिंग करना और इवन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, बस ये है। बियॉन्ड एक्सटर्नल थ्रेट को कौन देखेगा? इंडियन नेवी देखेगी। अगर हाई सीज में जाकर कोई ऑपरेशन करना है, वो मेनली कौन करेगा? वो इंडियन नेवी करेगी। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू, मान लीजिए कोई जो कोई सिविलियन शिप है, कोई भी किसी तरीके का कोई शिप है, कोई आपको मिस हो जाता है, तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, कंडक्ट रेस्क्यू ऑपरेशन एट सी, वो जिम्मा किसका है? इंडियन कोस्ट गार्ड का है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रिजर्व मेरीन इकोलॉजी, कंट्रोल पॉल्यूशन, ये जिम्मा भी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है। और इसके अलावा एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन, ठीक है जी, कस्टम डिपार्टमेंट्स को असिस्ट करना इन प्रिवेंटिंग इलीगल एक्टिविटीज। तो ये है आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के मेन काम। कुल मिला के देखो, ऐसे समझो कि ये जो हमारा कोस्टल एरिया है, यहां इसके आसपास में पेट्रोलिंग करनी, स्मगलिंग को रोकना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को करना।
तो ये सारे के सारे काम जो है, जो कि बॉर्डर पुलिसिंग का होता है, जैसे बीएसएफ का है, आईटीबीपी का है, एसएसबी का है, दे आर लाइक डिप्लॉयड ऑन लैंड बॉर्डर्स। ठीक है, कहीं कहीं जगह आप कह सकते हैं कि नदियां हैं तो वो अलग एक एक्सेप्शनल है, बट यहां पर पूरा का पूरा क्या है आपका कोस्टल एरियाज है। कोस्टल एरियाज में ये इनके फंक्शंस है, कोर फंक्शंस है इंडियन कोस्ट गार्ड के। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर जनरल जो है वो है इसके हेड्स द इंडियन कोस्ट गार्ड एट कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, जो कि है आपका दिल्ली में 2016 तक। ठीक है, टिल वेरी रिसेंटली जो है इंडियन नेवी के ऑफिसर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को हेड करते थे, बट रिसेंटली जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स ही इवेंचुअली प्रमोट होकर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को हेड कर रहे हैं। सी बोर्ड कमांडर्स वेस्टर्न और ईस्टर्न सी बोर्ड, जैसे कि आपको नेवी में मिलता है वेस्टर्न कमांड जो है ईस्टर्न कमांड, तो वैसे ही है सी बोर्ड्स, ईच लेड बाय 3 स्टार ऑफिसर। फिर उसके बाद रीजनल कमांडर्स हैं 5 रीजन हेडेड बाय इंस्पेक्टर जनरल्स। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स कवरिंग कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसका जो रैंक स्ट्रक्चर है वो भी लाइक बाकी सीएपीएफ की तरह ही आपको देखने को मिलता है, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट, सीनियर कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, तो इसी तरीके से जो है रैंक्स आपको देखने को मिलते हैं। ऑपरेशनल एसेट्स डेफिनेटली शिप्स हैं, ठीक है जी, वेरियस क्लासेस ऑफ पेट्रोल वेसल्स एंड इंटरसेप्टर बोट्स, एयरक्राफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इंडियन कोस्ट गार्ड है तो सिर्फ शिप्स हैं इनके पास। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एयरक्राफ्ट से जब सर्च एंड रेस्क्यू करना है या एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज हैं, उनमें जो है एयरक्राफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स फॉर एरियल सर्वेलियंस एंड रेस्क्यू, ठीक है, एरियल सर्वे करना, सर्वेलियंस करना और रेकी करना, उसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशंस को देखना, तो ये जो है एयरक्राफ्ट यहां पर इनके पास रहते हैं। इसके अलावा स्टेशंस 42 कोस्ट गार्ड स्टेशंस हैं, 5 एयर स्टेशंस, 10 एयर इनक्लेव्स, ये इनके ऑपरेशनल एसेट्स हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके पास अपने एयरक्राफ्ट भी हैं। ऑफिसर रैंक एंड ब्रांचेस की बात करें तो जनरल ड्यूटी ऑफिसर, जो कि प्रैक्टिकली कह लीजिए शिप्स को कमांड करते हैं, कमांड शिप्स, ऑपरेट इक्विपमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर शिप एंड क्रू सेफ्टी। इसके अलावा पायलट, ऑब्वियसली जब एयरक्राफ्ट हैं तो पायलट्स होंगे, ऑपरेट एयरक्राफ्ट फॉर सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस। और इसके अलावा आपका टेक्निकल पर्सनल होंगे, भाई पूरा शिप है, इंजन है, मशीन है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए मैनेज एडवांस टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस, कमांड मेंटेनेंस विंग, ठीक है, तो ये मेनली मेंटेनेंस विंग को कमांड करते हैं, टेक्निकल जो है। उसके अलावा लॉ ऑफिसर्स हैं, लीगल एडवाइजर्स हैं, लीगल काउंसिल टू कमांडर्स रिप्रेजेंट आईसीजी इन लीगल केसेस। और इसके अलावा ट्रायल लॉ ऑफिसर्स, तो ये चीफ लॉ ऑफिसर जो है इनको हेड करते हैं, ठीक है, जनरली डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स रहते हैं, तो ये जो है इसको हेड करते हैं। इसके अलावा इनरोल्ड पर्संस की बात करेंगे तो यांत्रिक्स, जो मेनली टेक्नीशियंस हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विपमेंट मेंटेनेंस। नाविक है जनरल ड्यूटी, अगेन जनरल ड्यूटी, सेलर्स, वेपन ऑपरेटर्स, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, डाइवर्स के रूप में ये काम करते हैं। नाविक डोमेस्टिक जो है परफॉर्म रोल्स सच एज स्टीवर्ड्स और कुक्स ऑन द कोस्ट गार्ड वेसल्स, ठीक है, तो ये जो है उस तरीके का जो है काम करते हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत क्लियरली मेंशन है कि एक आपका टेक्निकल पर्सनल हो गए, ठीक है जी, टेक्नीशियंस हो गए और जनरल ड्यूटी हो गए एंड अदर ड्यूटीज हो गया। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जो इनके बेसिक मिलिट्री जो कह लीजिए ट्रेनिंग है, ऑफिसर्स अंडरगो ट्रेनिंग एट इंडियन नेवल एकेडमी एट एजमारा, तो ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एनरोल्ड पर्सनल ट्रेनिंग, सो ट्रेन्ड अलोंग साइड द इंडियन नेवल सेलर्स एट आईएनएस चिल्का। और उसके अलावा वेपन्स ट्रेनिंग भी आपको यहां पर देखने को मिलती है ऑब्वियसली। डिफेंस एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो सी विजिल, पैन इंडिया कोस्ट गार्ड कोस्ट वाइड एक्सरसाइज होती है टू डिटेक्ट एंड डेटर मैरीटाइम थ्रेट्स। तरकश एक्सरसाइज होती है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, जिसमें नेवी है, एयरफोर्स है और कोस्ट गार्ड है, ठीक है, क्योंकि बहुत सिमिलर रोल्स हैं, ठीक है। सागर कवच फोकस्ड ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्ट करना। और इसके अलावा नोटेबल ऑपरेशंस क्या क्या रहे हैं यहां पर आज तक, ठीक है। एमवी अलांड्रा रेनबो रिकैप्चर, इन्होंने जापानीज शिप जो हाईजैक किया गया था उसको रिकैप्चर किया 1999 में। केरल फ्लड रिलीफ में इनका काफी बड़ा रोल रहा, कंडक्टेड रिलीफ ऑपरेशंस ड्यूरिंग केरला फ्लड्स। कस्टम मेरीन ऑर्गेनाइजेशन मर्जर मर्ज्ड विद इंडियन कोस्ट गार्ड इन 1982 टू एनहांस द मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट। तो यहां पर जो है कस्टम मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो है इसके साथ मर्ज किया गया। बट
इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं। एक अदर नोटेबल ऑपरेशंस में मुंबई अटैक, ठीक है जी, 2008 में मुंबई अटैक्स, एनहांस्ड सर्वेलियंस एंड प्रोटेक्शन पोस्ट 2008 मुंबई अटैक्स। 2008 के अटैक्स में कहीं ना कहीं इंडियन कोस्ट गार्ड का एक इंटेलिजेंस फेलियर माना गया, क्योंकि किस तरीके से एक बोट में बैठकर कुछ टेररिस्ट जो है इंडिया में आते हैं सीधा सीधा, ठीक है, मुंबई में एंटर करते हैं। 300 से ज्यादा लोगों की डिफरेंट आइडिया है कि 300 से ज्यादा लोगों की जान गई, और वो ऑपरेशन जो है, क्योंकि उस समय तक मीडिया आ चुका था, लोगों ने उसको लाइव देखा, उसका भी एक अलग इंपैक्ट है कि किस तरीके से लाइव टेलीकास्ट किया गया और उसकी वजह से और ज्यादा लोगों की जान गई। बट इट इनिशियली जो है आप कह सकते हैं इट वाज एन इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी फेलियर माना जाता है, और कहीं ना कहीं कोस्ट गार्ड का भी उसमें एक रोल माना जाता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं एक बड़ा क्रिटिसिज्म है। सर्च एंड रेस्क्यू की अगर हम बात करें तो न्यूमरस सक्सेसफुल सर्च एंड रेस्क्यू मिशन इन इंडियन वाटर्स, उसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो है सारे काम इंडियन कोस्ट गार्ड के पास रहे हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट्स काफी अच्छे रहे हैं। ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स, रैपिड रिस्पॉन्स टू कंटेन एंड क्लीन ऑयल स्पिल्स इन इंडियन वाटर्स। इसके अलावा मेरीन लाइफ प्रोटेक्शन, जो कि आज के समय पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि 50 सालों में अराउंड 70% जो वाइल्ड लाइफ है लैंड पे, वाटर्स में, वो खत्म हो चुकी है। अगर हम मेरीन एरियाज की बात करें तो 56% जो है वो थ्रेटन्ड है, कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। मतलब फ्यूचर के अगर हम बात करें तो इस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड मेरीन स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट्स, और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑल्सो, ठीक है। सो रेगुलर पेट्रोल्स टू चेक वाटर क्वालिटी एंड प्रिवेंट पॉल्यूशन। तो ये काम में भी इंडियन कोस्ट गार्ड अपना रोल प्ले कर रहा है। ये आप कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम देयर मेन रेगुलर ड्यूटीज, ये काम भी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है। स्मगलिंग, जो जिसकी वजह से इनिशियली हमने देखा कि शुरुआत हुई, सो कॉम्बैट रैम्पेंट सीबॉर्न स्मगलिंग थ्रेटनिंग द इकोनॉमी। रिसेंटली हमने देखा कि कैसे गुजरात कोस्ट पे लाइक थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का ड्रग्स पकड़े गए। तो ये सारी चीजों में काफी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, को प्रोटेक्ट करना, जो कि यूएन क्लॉज कहता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, जो कहता है, जिसको चाइना नहीं मानता है बट स्टिल, ठीक है, बहुत सारे देश उसको मानते हैं और चाहते हैं कि ये इंप्लीमेंट हो। ऑयल डिस्कवरी, सेफ गार्डिंग हाई वैल्यू ऑफशोर इंस्टॉलेशंस, खासकर जब मुंबई हाई में मतलब तेल की डिस्कवरी हुई, क्रूड ऑयल की डिस्कवरी हुई, तब इंडियन कोस्ट गार्ड का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट भी है, ठीक है। ऑयल जो है, दो इंडिया में बहुत कम है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, बट उस क्रूड ऑयल की प्रोटेक्शन भी जो है आप कह सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के जिम्मे है, और उस तरीके से एक स्ट्रेटेजिक एसेट को भी वो कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा जेंडर इंक्लूजन, सो लेडी ऑफिसर्स सर्व इन जनरल ड्यूटी और पायलट ऑफिसर ब्रांचेस। तो आप कह सकते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट फोर्सेस जिन्होंने जो है लेडी ऑफिसर्स को अलाउ किया टू सर्व, डिप्लॉयड एट शोर एस्टेब्लिशमेंट, एयर स्टेशन एंड हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ पर शोर असाइनमेंट्स भी जो है फीमेल ऑफिसर्स को दी गई हैं। फ्यूचर डेवलपमेंट्स, न्यू अकेडमी, इंडियन कोस्ट गार्ड अकेडमी अंडर द कंस्ट्रक्शन इन बेंगलुरु कर्नाटका। और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, कॉन्टिन्यूअस अपग्रेडेशन ऑफ वेसल्स, खासकर जिस तरीके का हम अपग्रेडेशन देख रहे हैं, ठीक है, बेशक वो ड्रोन्स हो, रोबोटिक्स हो, एआई हो, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा रेलेवेंस हो जाती है फोर्सेस की। इंडियन नेवी, सो अगर हम कोलैबोरेशन देखें विद अदर एजेंसीज, इंडियन नेवी के साथ डेफिनेटली, ठीक है जी, दोनों ही डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं और दोनों का रोल है इंडिया के कोस्टल वाटर्स को प्रोटेक्ट करना। कॉपरेशन इन मैरीटाइम ऑपरेशंस एंड नेशनल डिफेंस, ठीक है, कस्टम डिपार्टमेंट के साथ एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस में असिस्टेंस देना, ठीक है, कस्टम डिपार्टमेंट को, एंड बॉर्डर कंट्रोल। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को असिस्ट करना, जॉइंट एफर्ट्स इन प्रोटेक्टिंग मेरीन रिसोर्सेज एंड फिशरमैन, और पुलिस फोर्सेस को, स्टेट पुलिस फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, ठीक है, क्योंकि कोस्टल एरियाज पे ये डिप्लॉयड रहते हैं। उसके बाद अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो 2005 में इस्टेब्लिश लाइजन लिंक्स विद पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। 2006 में जो है हमने जापानीज और कोरियन कोस्ट गार्ड के साथ जो है एक्सरसाइज शुरू की। उसके अलावा जॉइंट एक्सरसाइजेज विद वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखा जाए, इंटर ऑपरेबिलिटी,
ठीक है, मतलब वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिस इसको फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन, सो यहां पर जो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल होंगे वो हेड करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी। तो जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल होंगे वो इसको हेड करते हैं। इसके बाद जो है इसमें 3 मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हैं, मुंबई, चेन्नई एंड अंडमान निकोबार में, या कह लीजिए पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। अब इसके फर्दर सब सेंटर्स हैं, 36 मैरीटाइम रेस्क्यू सब सेंटर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं इन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स के तहत। तो कुल मिला के जो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं वो नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी को हेड करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कोस्टल सिक्योरिटी रोल की अगर हम बात करें, कोस्टल एरियाज में, ठीक है, लीड इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर कोस्टल एंड सी बॉर्डर्स, जो मैंने आपको 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स की बात बताई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। कोस्टल कमांड, डायरेक्टर जनरल इज द कमांडर ऑफ कोस्टल कमांड, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन जो अभी हमने देखा, एंड ऑफशोर सिक्योरिटी ऑल्सो, ठीक है, लाइक यूएन क्लॉज में, इवन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी इनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जिस तरीके से रोबोटिक्स आप कह सकते हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो उस चीज को देखते हुए दे नीड टू फोकस ऑन द अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजीज, इंपोर्टिंग एआई एंड ड्रोन्स, यस, फॉर एनहांस सर्वेलियंस। क्लाइमेट चेंज में प्रिपेयरिंग फॉर इंक्रीज नेचुरल डिजास्टर्स, एंड जिस तरीके से सी लेवल राइज कर रहा है तो ये, और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मेरीन इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है, यहां पर उनका रोल आ जाता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स अडॉप्ट, क्योंकि 2008 से पहले ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ था भारत पे कि जो है एक बोट में बैठ के कुछ टेररिस्ट आते हैं और सीधा अटैक करते हैं इंडिया पे, और मतलब पूरी दुनिया जो है उसको देखती है। एक बहुत बड़ा फेलियर था हमारे पार्ट पे, इंटेलिजेंस फेलियर। तो ऐसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको हर तरीके से, हर पॉसिबिलिटी से अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना, ठीक है जी। सो पायरेसी, टेररिज्म, तो ये एक बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ग्लोबल मैरीटाइम एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करना, तो ये है इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, जो 1978 में बना, और मकसद था इनिशियली स्मगलिंग को रोकना और कस्टम डिपार्टमेंट को हेल्प करना, बॉर्डर कह लीजिए जो सी बॉर्डर है, ठीक है, सी बॉर्डर है, उसको उसमें पेट्रोलिंग करना, टेरिटोरियल वाटर्स में पेट्रोलिंग करना, उसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर इनका काम है। और ये है काफी सक्सेसफुल जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का काम रहा है, बारिंग फ्यू इंस्टेंसेस। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।